अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 7 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.4 को स्टार्ट करना है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है 8 मैन कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 डेज। फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 मैन टू बिल्ड द सेम ब्रिज। 8 बंदे किसी ब्रिज को 12 दिन में बना रहे थे। अब हमारे पास 6 बंदे हो गए हैं, तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि अगर 6 मैन उसी ब्रिज को बनाते हैं तो उनको कितना टाइम लगेगा। इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमें गिवन है वो ये है कि पहले 8 आदमी थे और वो 12 दिन ले रहे थे किसी भी ब्रिज को बनाने में। अब हमारे पास जो आदमी है वो 6 हो गए हैं और हमने ये फाइंड आउट करना है कि उनको कितने दिन लगेंगे। हम इसमें ये देखते हैं कि अब हमारे पास जो आदमी हैं वो कम हो गए हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास दिन जो हैं वो ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि अगर आपने एक काम करना है, पहले ज़्यादा बंदे कर रहे थे तो वो काम जल्दी हो रहा था। अब क्योंकि काम करने के लिए बंदे कम हो गए हैं तो अब उनको ज़्यादा दिन लगेंगे वो ब्रिज बनाने में। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मैन कम हो गए हैं तो आपके दिन ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसी सिनेरियो जिसमें हमारे पास एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ ज़्यादा हो रही होती है, उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास ये इन्वर्स प्रपोर्शन है। हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में डायरेक्ट प्रपोर्शन देखी थी कि अगर हम एक को इंक्रीज़ कर रहे थे तो दूसरा भी इंक्रीज़ होता है, लेकिन इसमें एक को डिक्रीज़ करने से दूसरा इंक्रीज़ हो रहा है, ऑपोजिट काम हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे ये इन्वर्स प्रपोर्शन का सिनेरियो है। इसमें हम इन्वर्स प्रपोर्शन में ये देखते हैं कि हम लोगों के पास यहाँ पे जो रेशो गिवन है वो मैन की और डेज़ की गिवन है। जब हम लोग डायरेक्ट प्रपोर्शन लिखते थे तो हम मैन की रेशो को जब डिवाइड करते थे तो वो डेज़ और डेज़ की रेशो के इक्वल आता था, यानी कि मैन m1/m2 इज़ इक्वल टू d1/d2 आता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये इन्वर्स प्रपोर्शन है, इन्वर्स प्रपोर्शन में ये होता है कि अगर हम यहाँ पे m1 और m2 की रेशो ले रहे हैं तो वो d1 और d2 की रेशो के इक्वल नहीं होता, बल्कि वो d2/d1 की रेशो होती है। यानी कि हम इस वाले साइड को इन्वर्स करके लिखते हैं, यानी कि नीचे वाला जो नंबर होता है वो ऊपर आ जाता है और जो ऊपर होती है वैल्यू हमारे पास वो नीचे चली जाती है। तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं कि हमारे पास इन दोनों की रेशो दूसरी रेशो के इन्वर्स के इक्वल होगी। इस क्वेश्चन में इन सारे क्वेश्चंस में हम लोग को जो भी पहले वैल्यूज़ गिवन होंगी इनिशियली उनको हम 1 कंसीडर करेंगे, यानी कि हमें जो पहले इनिशियली मैन गिवन थे वो 8 थे तो हम इनको m1 कंसीडर करेंगे, और जो बाद में मैन गिवन है उसको हम 2 कंसीडर करेंगे, यानी कि m2 कंसीडर करेंगे। अब यहाँ से क्योंकि हमें इन्वर्स प्रपोर्शन गिवन है तो हम इसको लिखेंगे m1/m2 इज़ इक्वल्स टू d2/d1। हम इसको d1/d2 नहीं लिखेंगे, वो हम डायरेक्ट प्रपोर्शन में लिखते थे। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ गिवन है। अगर हम इसका क्वेश्चन देखें तो उसमें हमें इनिशियली जो मैन गिवन थे वो 8 थे और जो डेज़ गिवन थे वो 12 थे। तो हम यहाँ पे मैन्स की जगह पे जो m1 है इनिशियल मैन वो हम लोग पुट कर देंगे 8 और d1 की जगह पे पुट हो जाएगा 12। इसी तरह जो बाद में मैन गिवन है वो 6 हैं और हमने नेक्स्ट जो डेज़ हैं वो फाइंड आउट करने हैं, तो हम d2 को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हमने d2 फाइंड आउट करने के लिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए 8 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 × 12। इसी तरह 6 को d2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × d2। फिर हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन में 6 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। 6 1 ज़ार 6 2 ज़ार 12, 8 2 ज़ार होता है 16, तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ आ जाएंगे 16। सेम इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जहाँ पे भी हमारे पास इन्वर्स प्रपोर्शन गिवन होती है वहाँ पे हम लिखते हैं कि अगर हम इनिशियल वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास फाइनल वैल्यूज़ के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, यानी कि m1 d1 इक्वल आता है m2 d2 के। तो यहाँ से हम ये देख लेते हैं कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। हम लोग जब भी देखेंगे तो होता ये है कि जितनी भी वैल्यूज़ 1 वाली होती हैं, यानी कि इनिशियल वैल्यूज़ होती हैं, ये दोनों हमें गिवन होती हैं और हमने जो फाइनल वैल्यूज़ होती हैं उनमें से कोई एक गिवन होती है और कोई दूसरी हमने फाइंड आउट करनी होती है। इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें मैन गिवन है और डेज़ हमने फाइंड आउट करने हैं तो हमें यहाँ पे d2 फाइंड आउट करना है। हमने अब यहाँ से चेक कर लिया कि हमने d2 फाइंड आउट करना है, बाकी तीनों चीज़ें हमें गिवन हैं, तो हम d2 को यहीं पर रहने देंगे, m2 को यहाँ ला के डिवाइड कर देंगे, तो वो बन जाएगा m1 × d1 डिवाइडेड बाई m2। फिर हमने सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। m1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 8, d1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 12, m2 की वैल्यू गिवन है 6। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 डेज़। हम इन दोनों मेथड में से जो सा भी तरीका आपको समझ आए, चाहे आप प्रपोर्शन की फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में लिख लें, चाहे हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें कि इनिशियल का प्रोडक्ट हमारे पास फाइनल के प्रोडक्ट की इक्वल होता है, दोनों से हमारे पास आंसर सेम आएगा।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, इफ़ 12 वर्कर्स कैन पेंट अ बिल्डिंग इन 20 days, हाउ मैनी वर्कर्स वुड इट टेक टू कंप्लीट द बिल्डिंग इन 15 days। अगर 12 वर्कर किसी बिल्डिंग को 20 दिन में पेंट कर रहे हैं तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि 15 दिन में कितने वर्कर्स उस बिल्डिंग को पेंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसको 20 दिन में 12 बंदे पेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास दिन 15 हो तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि कितने वर्कर हमें चाहिए होंगे जो कि उस बिल्डिंग को पेंट कर सकें। अब इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो दिन है वो कम है, यानी कि अगर पहले एक काम 20 दिन में हो रहा था, अब हमने वही काम 15 दिन में करना है। जब काम जल्दी करना है तो हमें वर्कर्स भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे ताकि वो जल्दी जल्दी काम को ख़त्म कर सकें। क्योंकि यहाँ पे डेज़ कम हो गए हैं और हमें वर्कर ज़्यादा चाहिए, इसका मतलब है ये फिर से हमारे पास इन्वर्स प्रपोर्शन का केस आ रहा है। किसी भी क्वेश्चन में जब हमारे पास टाइम और वर्कर्स या मैन का रिलेशन होता है वो हमेशा इन्वर्स प्रपोर्शन होती है। अगर हम मैन को ज़्यादा करते हैं तो डेज़ कम हो जाते हैं, डेज़ को ज़्यादा करते हैं तो हमें कम बंदे लगाने पड़ते हैं उसी काम को करने में। तो हम यहाँ से ये कह लेते हैं कि जो वर्कर्स होंगे उनको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे और जो डेज़ होंगे उनको हम D से रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि ये इन्वर्स प्रपोर्शन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे W1/W2 D2/D1 के इक्वल होगा। हमारे पास जो इस साइड वाली प्रपोर्शन है वो इन्वर्स होकर पुट हुई हुई है, D1/D2 नहीं है बल्कि D2/D1 है। अगर हम ये वाला फार्मूला ना लगाना चाहें तो हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि इनिशियल वर्कर्स और इनिशियल डेज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो फाइनल वर्कर्स और फाइनल डेज़ के इक्वल आएगा, यानी W1D1 इज इक्वल्स टू W2D2 आएगा। इसमें से अब हमने ये चेक कर लेना है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने बात की थी इनिशियल डाटा हमें हमेशा गिवन होता है, हमने फाइनल में से कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है कि जो दिन है वो 15 हो गए हैं, इसका मतलब है हमें फाइनल डेज़ पता है और हमने वर्कर फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे W2 को फाइंड आउट करना चाहते हैं, D2 W2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, ये बन जाएगा W1D1/D2 इज इक्वल्स टू W2। अब हमने सिर्फ क्वेश्चन में से वैल्यूज़ पुट करनी है। जो W1 और D1 है ये इनिशियल वर्कर्स और इनिशियल डेज़ हैं। इनिशियल वर्कर्स उन्होंने हमें बताए हुए हैं 12 और इनिशियल डेज़ हमें बताए हुए हैं 20। सेम इसी तरह उन्होंने कहा था कि हमने जो डेज़ हैं नेक्स्ट डेज़ वो 15 हो गए हैं, अब हमने वर्कर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करके हमने कटिंग करनी है, 5 3s are 15, 5 4s are 20, इसी तरह 3 1s are 3, 3 4s are 12। ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 4 × 4। जब हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 वर्कर्स, यानी कि हमें 16 वर्कर्स रिक्वायर्ड है टू पेंट द बिल्डिंग इन 15 days। नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है जिसमें हमें गिवन है कि हमने वर्कर्स फाइंड आउट करने हैं अगर हमारे पास डेज़ 45 हों। इसमें भी हमारे पास क्योंकि इन्वर्स प्रपोर्शन ही है हम वही सेम फार्मूला लगाएंगे, W1/D1 इज इक्वल्स टू W2/D2, सॉरी W1 × D1 इज इक्वल्स टू W2 × D2। इसमें क्योंकि हमने W2 ही फाइंड आउट करना है तो हमारे पास ये बन जाएगा W1D1 और D2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जो हमारे पास रिक्वायर्ड डाटा था हमने वो पुट कर लिया, W1 12, D1 20 और D2 हमें क्योंकि क्वेश्चन में 48 गिवन था तो हम यहाँ 48 पुट कर लेंगे। इनकी कटिंग करके जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5 वर्कर्स, यानी कि अगर हमारे पास 48 डेज़ हों तो हम सेम बिल्डिंग को पेंट कर सकते हैं बाय 5 वर्कर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है 3 आइडेंटिकल पम्प्स कैन फिल अ टैंक इन 40 minutes, व्हाट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक बाय 2 पम्प्स। कोई टैंक है जिसको अगर हम 3 पंप यूज़ करें तो 40 मिनट में वो टैंक फिल हो जाता है। अगर हम 3 पंप्स की जगह अपने पंप 2 कर देते हैं तो उस टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा। अब क्योंकि यहाँ पे पंप कम हो गए हैं इसका मतलब है हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो सेम हमारे पास ये इन्वर्स प्रपोर्शन वाला केस आ रहा है। इसमें हम ये लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो पंप्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे P से और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे T से। तो यहाँ से हम लोग इन्वर्स प्रपोर्शन की वजह से फार्मूला लिख सकते हैं
P1 इंटू T1 इज इक्वल्स टू P2 इंटू T2, या फिर P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल्स टू T2 डिवाइडेड बाई T1। इसमें से हमें जो सा मर्जी आप फार्मूला पुट कर लें, दोनों का मतलब एक ही है। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्योंकि T2 फाइंड आउट करना है, उसने हमें पंप बाद वाले पंप भी फाइनल पंप दिए हुए हैं जो 2 हैं, तो हम यहाँ से अगर T2 फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा P1 T1 डिवाइडेड बाई P2। P1 की जगह पे हम पुट आउट कर देंगे 3, क्योंकि हमारे पास इनिशियल पंप 3 थे। T1 टाइम जो उन्हें लग रहा था वो 40 मिनट्स थे। बाद में हमारे पास पंप हो गई है 2, तो हम T2 की जगह पे पुट कर देंगे 2। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टाइम आ रहा है 60 मिनट्स। इसका मतलब है हमारे पास उस टैंक को फिल करने में 1 आवर लगेगा अगर हमारे पास पंप 3 की जगह 2 हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने टाइम टू फिल द टैंक फाइंड आउट करना है अगर हमारे पास पंप 8 है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ पंप इंक्रीज़ हो गए हैं, इसका मतलब है कि टैंक जल्दी फिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सेम वही फार्मूला यूज़ करते हुए P1 इंटू T1 इज इक्वल्स टू P2 इंटू T2। T2 को हमने फाइंड आउट करना है और P2 की जगह पे इस दफ़ा पुट होगा 8 पंप्स, और लास्ट जो P1 इंटू T1 है वो सेम वही है जो हमारे पास लास्ट यूज़ हुआ था, यानी कि पंप जो इनिशियल थे वो 3 थे और जो इनिशियल टाइम था वो हमारे पास 40 था। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 8 5 ज़र 40, तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3। जब हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 15। क्योंकि इनिशियल टाइम हमें मिनट्स में गिवन था तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारे पास T2 जो है वो 15 मिनट्स आ रहा है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ अ सोल्जर्स राशन इज़ 650 ग्राम पर डे, देयर आर इनफ सप्लाईज फॉर लास्ट 12 डेज, हाउ लॉन्ग वुड द सप्लाई लास्ट इफ़ द राशन इज़ 780 ग्राम पर डे। कोई सोल्जर्स हैं जो एक दिन में 750 ग्राम राशन यूज़ करते हैं, और अगर वो 650 ग्राम राशन यूज़ करते हैं तो वो इनफ होता है 12 डेज़ के लिए, जो कि उनके पास अवेलेबल है। अगर हमारे पास अवेलेबल राशन उतना ही रहे लेकिन एक दिन की यूजेज 780 हो जाए, तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि अब वो हमारे पास कितने दिन के लिए चल सकता है। क्योंकि हमारे पास एक दिन की यूजेज ज़्यादा हो गई है तो अब वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये इन्वर्स प्रपोर्शन वाला सिनेरियो है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि हम राशन को रिप्रेजेंट करेंगे R से और डेज़ को रिप्रेजेंट करेंगे D से। क्योंकि ये इन्वर्स प्रपोर्शन वाला सिनेरियो है तो इसमें जो फार्मूला पुट होगा वो R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू D2 बाई D1 पुट होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि इनिशियल के प्रोडक्ट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फाइनल प्रोडक्ट्स के इक्वल होंगे, यानी कि R1 D1 इज इक्वल्स टू R2 D2। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि अगर हमारे पास राशन 780 ग्राम्स पर डे हो तो हमारे पास वो कितने दिन के लिए चलता है, इसका मतलब है हमने D2 फाइंड आउट करना है। D2 इसी साइड पे रहेगा, R2 यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने सिर्फ क्वेश्चन से देख के वैल्यूज़ पुट करनी है। क्वेश्चन में गिवन है 650 ग्राम राशन है इनिशियली जो कि 12 दिन चलता है, तो हम यहाँ पे राशन की जगह पुट कर लेंगे 650 ग्राम और डेज आ जाएंगे 12। अब क्योंकि हम लोगों ने राशन फाइंड आउट करना है, राशन के डेज फाइंड आउट करने हैं, अगर उसकी यूजेज 780 ग्राम पर डे है तो हम यहाँ R2 पुट कर लेंगे 780। फिर हमने इनकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफाई करके जहाँ पे जिसकी कटिंग हो रही होगी, फाइनल हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 10 डेज़। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर 780 ग्राम पर डे राशन की यूजेज हो तो वो हमारे पास सिर्फ 10 दिन चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, 60 चिकन्स हैव इनफ फीड फॉर 30 डेज, आफ्टर 10 डेज 12 चिकन्स वर सोल्ड, हाउ मच लॉन्गर कैन द रिमेनिंग फीड लास्ट। हमारे पास चिकन्स हैं 60 और उनकी जो फीड है वो 30 डेज़ के लिए चल सकती है। अगर हम 10 दिन बाद हमारे जो चिकन्स हैं उनमें से 12 हमने बेच दी हैं, मतलब कि टोटल 60 चिकन्स थे, उनमें से हमने 12 बेच दिए तो हमारे पास 48 रह गए। अब हमने ये चेक करना है कि जो हमारे पास रिमेनिंग फूड या उनकी रिमेनिंग फीड बची है वो मज़ीद कितने दिन के लिए चल सकती है। हम ये करते हैं कि लेट्स से हम चिकन्स को C से रिप्रेजेंट करेंगे और डेज़ को हम रिप्रेजेंट करेंगे D से। क्योंकि ये इन्वर्स प्रपोर्शन है, क्योंकि चिकन्स 10 डेज़ बाद कम हो गई हैं तो फीड ज़्यादा दिन के लिए चलेगी, तो हम यहाँ इन्वर्स वाला फार्मूला लगा लेंगे, इनिशियल प्रोडक्ट इज़ इक्वल्स टू फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि C1 D1 इज़ इक्वल्स टू C2 D2। इनिशियली चिकन्स हमें गिवन है 60 और उन्होंने ये कहा है कि हमने 10 दिन बाद, टोटल हमारे पास 30 डेज़ है और हमने 10 दिन बाद जो है 12 चिकन्स बेच दिए हैं। जब 10 दिन बाद बेचे हैं इसका मतलब है कि हम फीड को काउंट कर रहे हैं 10 दिन बाद से। तो हमने जब 10 दिन गुजार दिए हैं 30 में से तो हमारे पास रिमेनिंग डेज बच जाएगा 20, यानी कि हमारे पास इनिशियली जो डेज़ गिवन है वो 20 हैं। C2 उन्होंने हमें कहा कि हमने
जो चिकन्स हैं वो 12 बेच दिए हैं 60 में से, तो हमारे पास पीछे बच गए 48। तो यहाँ से हमारे पास C2 आ जाएगा 48 और हमने D2 को फाइंड आउट करना है। D2 को फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि यहाँ 48 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आता है 25। यानी कि हमारे पास अगर 48 चिकन्स हों तो 25 डेज़ के लिए फीड चल सकती है। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी 20 दिन गुजर चुके हैं, हमने रिमेनिंग डेज़ फाइंड आउट करने हैं, तो हम मज़ीद दिन फाइंड आउट करने के लिए कि वो कितने और दिन चल सकेगी, मोर डेज़ फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास टोटल डेज़ आए थे इसमें से जो दिन गुजर चुके हैं उनको माइनस कर देंगे। 20 डेज़ क्योंकि इनिशियली गुजर चुके हैं तो हम 25 में से 20 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 5 डेज़ आ जाएगा, यानी कि वो फीड हमारे पास 5 डेज़ और चल सकती है।